तो फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई जीव जो है वह अपने फूड को स्वयं बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम न्यूट्रिशन को मेनली दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट जो है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है और सेकंड आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को स्वयं जो है प्रिपेयर करें वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। और यदि हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें ग्रीन प्लांट्स और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं जो अपने फूड को स्वयं प्रिपेयर करने में कैपेबल होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ग्रीन प्लांट्स के पास जो है क्लोरोफिल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसलिए वो क्लोरोफिल्स मॉलिक्यूल्स की उपस्थिति में वो सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वहीं पे साइनोबैक्टीरिया वास्तव में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को तो नहीं कंटेन करता है, लेकिन वह क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के समान ही एक केमिकल सब्सटेंस को कंटेन करता है जिसको हम स्यूडो क्लोरोफिल्स मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। और वह इस स्यूडो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की सहायता से वह अपने फूड को स्वयं प्रिपेयर करता है और इस तरीके से वह कीमोट्रॉपिक में चला जाता है। यानी जनरली यदि हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को देखें तो यह भी दो भागों में बढ़ता है, एक जो आपका फोटोट्रॉपिक होता है और सेकेंड कीमोट्रॉपिक होता है जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया आता है, जबकि फोटोट्रॉपिक में सारे ग्रीन प्लांट्स शामिल हो जाते हैं। अब हम सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी हेटरोट्रॉपिक की बात करते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम यह कहते हैं कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज that type of mode of nutrition in which an organisms can't make its own food. Actually, those type of the organisms are dependent on other organisms because they don't have chlorophyll molecules. So due to the absence of chlorophyll molecules, they can't synthesize its own food. इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, चूँकि इनके पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल नहीं होता है इसलिए यह अपने फूड को स्वयं प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं और इस तरीके के सारे जीव जो हैं वह हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में चले जाते हैं। जैसे कि मोस्ट बैक्टीरिया हैं या फिर फंजाई होते हैं, ये सभी के सभी हेटरोट्रॉपिक में आते हैं। तो इस तरीके से हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को भी हम कुछ कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज द पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड थर्ड इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन। यदि आप सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को देखते हैं तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, आप देखिए ऊपर की लाइन में दिया हुआ है, Saprotropic nutrition is that nutrition in which an organism obtain its food dead and decaying organic matter। यानी डियर स्टूडेंट्स, सेप्रोफिटिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड सब्सटेंस को मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं, चाहे वह कोई डेड एनिमल हो या फिर कोई सड़े गले पदार्थ हों यानी रोटेन टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हों, उनके द्वारा वो अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। इस तरीके से सेप्रोफाइट्स जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने फूड को डेड और डिकेइंग फूड मटेरियल से, ऑर्गेनिक मटेरियल से वो प्राप्त करते हैं, जिसमें फंजाई आप एग्जाम्पल को ले सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फंजाई जो होते हैं ऐसे रॉटेन सबस्टांसेज पे ही ईजिली अपने आप को ग्रो करने में कैपेबल होते हैं। सेकेंड न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक कैटेगरी में, तो वह पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं दिया हुआ है, द पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स डिराइव्स its food from the other organisms। यानी डियर स्टूडेंट्स, जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे जीवों से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। एक वह जीव होता है जो फूड को किसी दूसरे जीव के ऊपर रह कर के प्राप्त करता है, जिसको हम पैरासाइट बोलते हैं, और एक वह ऑर्गेनिज्म होता है जो उस पैरासाइट को फूड प्राप्त कराता है। यानी द ऑर्गेनिजम्स विच आर डिपेंडेड on other organisms, that organism is known as parasite, but that organism which provide food material to parasite, that organism is called host cell।
डियर स्टूडेंट्स, यदि हम पैरासाइट और होस्ट की बात करें तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और इस तरीके से हम तीसरे न्यूट्रिशन की बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, वह जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। डियर स्टूडेंट्स, होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? ये इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने फूड को प्राप्त करते हैं किसी सॉलिड फूड मटेरियल से, और यह कोई भी जो है फूड मटेरियल हो सकता है, चाहे वह कोई प्लांट प्रोडक्ट हो या कोई एनिमल प्रोडक्ट हो। इन्हीं दोनों जीवों से जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो अपने फूड को प्राप्त करते हैं। लेकिन यह ध्यान में रखिएगा कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल जो है यह ब्रेकिंग करता है, यानी टूटता है, और इसका डाइजेशन होने के बाद जो एनर्जी जो होती है उसको सारे जीव अपने लिए प्राप्त करते हैं, जबकि अनवांटेड यानी कि जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो उसको बाहर निकाल देते हैं। इस तरीके से होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब यह हुआ कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऐसे सारे जीव जो हैं वह कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को इनटेक करते हैं, और वे जो है उनको डाइजेशन करने के बाद एनर्जी को अपने बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए यूज कर लेते हैं, और जो टॉक्सिक मटेरियल्स जो होते हैं यानी कि जो अनवांटेड मटेरियल्स हैं वह उनको बाहर कर देते हैं। लेकिन होलोजोइक न्यूट्रिशन ये एक सिंपल प्रोसेस नहीं होता है। वास्तव में होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है यह 5 चरणों से होकर के गुजरता है। यानी इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन में फर्स्ट जो होगा आपका इंजेशन होगा, दूसरा जो है वह आपका डाइजेशन होता है, तीसरा एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन, और जो फिफ्थ है वह इजेशन होता है। इंजेशन का मतलब क्या होता है? इंजेशन का मतलब होता है कि जैसे ही जब कोई जीव फूड मटेरियल को इनटेक करता है, यानी हम ये कहते हैं कि द इनटेकिंग ऑफ फूड मटेरियल बाय एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इंजेशन। और डाइजेशन का मतलब होता है कि व्हेन any organism digest the complex food material into simpler food molecules, that is known as digestion। यानी इसमें कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल वह कुछ एंजाइम्स और कुछ डाइजेस्टिव जूस की सहायता से वह टूटते हैं और सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं और वह एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। वास्तव में इंजेशन डाइजेशन के बाद जो थर्ड होता है वह प्रोसेस एब्जॉर्प्शन का होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि ऐसे एनर्जी को, यानी डाइजेशन के बाद जो एनर्जी बनती है उस एनर्जी को जीव जो है अपने लिए एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर जो फोर्थ प्रोसेस यानी जो एसिमिलेशन होता है, एसिमिलेशन में ऐसे सारे एनर्जी को ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर जो है उसको सारे सेल्स के पास जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी एसिमिलेट किया जाता है, और जो लास्ट में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेज होते हैं उनका जो है बॉडी के बाहर आना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स होते हैं, और इस तरीके के जो अनवांटेड मटेरियल होते हैं सारे जीव अपने स्ट्रक्चर के आधार पे अलग अलग जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं उसके थ्रू वो उसको बाहर निकालते हैं। तो इस तरीके से होलोजोइक न्यूट्रिशन वास्तव में 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। लेकिन इसके पहले यदि हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को देखें तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि सिंपली आपने फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जाना है कि कोई भी ऐसा जो प्लांट्स है जो क्लोरोफिल की सहायता से अपने फूड को स्वयं प्रिपेयर करता है, हम उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में रखते हैं। लेकिन मेनली यदि हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को देखें तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को 3 स्टेप्स में कंप्लीट करते हैं। पहला जो होता है वह वास्तव में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। और यह कैसे हो पाता है? क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्लांट्स का जो ग्रीनिश पार्ट होता है, चाहे वह लीव्स हो या अदर जो पार्ट्स होते हैं जो कि ग्रीन कलर में दिखाई देते हैं, मेनली हम लीव्स की बात करते हैं, वह जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके पास जो है क्लोरोफिल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की सहायता से, और जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो यह वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड यह जो है वाटर को लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर
और सनलाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की सहायता से यह एक फूड मटेरियल को तैयार करते हैं, जिसको हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, जिसका फार्मूला होता है जैसा कि आप देख रहे हैं दिया हुआ है C6H12O6। यानी यह जो ग्लूकोज होता है यह प्लांट का फूड होता है, जो कि प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान इसी फूड मटेरियल को यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट को तैयार करता है। हालांकि आप देख भी रहे हैं कि प्लांट जो है दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर रहा है, तो वहीं दिन में वह जो है ऑक्सीजन को इवॉल्व करता है। यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, कई बार हम यह जो है रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में जब हम जाते हैं तो कई बार आप जो है कंफ्यूज होते हैं कि क्या रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह ध्यान में रखिएगा, फूड मैन्युफैक्चरिंग के समय कोई भी प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और वह ऑक्सीजन को दिन के समय इवॉल्व करता है, यानी उसको बाहर निकालता है, जबकि वह रेस्पिरेशन में प्लांट भी ऑक्सीजन को लेते हैं, न कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो प्लांट भी वह रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ही इवॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान में रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जब एक्स्ट्रा फूड मटेरियल यानी कि जो ग्लूकोज होता है, जब यह एक्स्ट्रा अमाउंट में जब प्रिपेयर होता है तो प्लांट्स इसको जो है वह स्टार्च के रूप में कन्वर्ट करता है, और यही स्टार्च जो होता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज के रूप में वह चेंज हो जाता है। इस तरीके से यह आप जानते हैं, अब आप जान चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए मेनली जो है 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। हालांकि यह जो कॉमन जो तीनों फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, यह दुनिया में उपस्थित सारे जीवों को समान रूप से मिलता है। लेकिन वह 4th फैक्टर यानी जो क्लोरोफिल होता है, यह किसी भी हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के पास नहीं होता है। यदि निश्चित रूप से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स यदि हेट्रोट्रॉप्स के पास हों तो वह भी अपना फूड स्वयं बना सकते हैं, क्योंकि सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यह तीनों सब्सटेंस जो है कॉमनली जो है सारे जीवों को प्राप्त होती है, लेकिन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल उनको नहीं मिल पाता है, और यह क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होता है केवल प्लांट के पास होता है, इसलिए वह फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया आसानी से कर ले जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको हम आपके सिलेबस के अनुसार हम देखेंगे, और यह ध्यान में रखिएगा कई बार जो है बोर्ड एग्ज़ाम में यह आपसे कुछ क्वेश्चन किया जाता है, ख़ास तौर से प्लांट्स के रॉ मटेरियल की जब हम बात करते हैं तो कई बार पूछा जाता है कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स। तो यह ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, और ख़ास तौर से जो मिनरल्स होते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, यह प्लांट्स के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है, और ये तीनों जो होते हैं यह रॉ मटेरियल का काम करते हैं और फूड का प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, यदि हम प्लांट्स में यदि हम लीव्स को देखें तो वास्तव में लीव्स जो है इसके ऊपर जो है जो एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम स्टोमाटा बोलते हैं। स्टोमाटा का प्लांट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टीनी पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर जिसको हम स्टोमाटा बोलते हैं, और यह जो स्टोमाटा होता है यह ग्रीन प्लांट्स के पत्तियों में पाया जाता है, जो कि यह कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करता है, और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यह पत्तियों में स्टोमाटा के थ्रू ही इंटर करता है, यानी CO2 को ट्रैप्ट करने का काम स्टोमाटा ही करता है। हालांकि यदि हम स्टोमाटा के स्ट्रक्चर को देखें तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, वास्तव में जो स्टोमेटल पोर होता है, यानी जो स्टोमेटल पोर होता है जो कि आप देख रहे हैं, जो आपको डार्क कलर में बीचों बीच दिखाया गया है ब्लैकिश कलर में, यह जो होता है स्टोमेटल पोर होता है, और स्टोमेटल पोर को दोनों तरफ से कंट्रोल करने का काम, उसको कवर करने का काम गार्ड सेल करता है। गार्ड सेल यानी यह जो गार्ड सेल होता है वह स्टोमेटल पोर को दोनों तरफ से कर्व करके रखता है। इस तरीके से जब वाटर जो है जब वह गार्ड सेल में फ्लो करता है, तो गार्ड सेल में जब वाटर फ्लो करेगा तो उस समय जो स्टोमाटा होता है यानी जो पत्तियां होती हैं वो स्वेल करती हैं और यह कर्व होती जाती हैं, जिसके कारण जो होते हैं इसके जो
पोर होते हैं यह खुल जाते हैं और उस समय स्टोमाटा जो होता है, जो लिप्स के ऊपर होता है, यह ओपन कंडीशन में चला आता है। और जैसे ही जब यह वाटर को लॉस करता है गॉड सेल, तो यह एक बार फिर से श्रिंक होता है और यह फिर से स्ट्रेट होता है और यह उस समय स्टोमेटा जो होता है वह क्लोज हो जाता है। तो यानी ओपनिंग और क्लोजिंग की जो प्रक्रिया होती है स्टोमाटा का, यह जो है उसके गार्ड सेल के ऊपर डिपेंड होता है। तो इस तरीके से आप जान रहे हैं कि गार्ड सेल स्टोमाटा को दोनों तरफ से कवर करके रखता है और स्टोमाटा का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को कंप्लीट करने में। यही स्टोमाटा जो होता है वह प्लांट के ट्रांसपायरेशन में, यानी कि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इज इवापोरेटेड थ्रू द स्टोमेटल पोर, दैट इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। जब एक्सेस अमाउंट में जब वाटर जो है होता है तो उसको भी यही स्टोमाटा पोर जो होता है इवापोरेट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को यह ट्रैप्ड करने का भी काम करता है। और इस तरीके से यह कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होता है यह स्टोमाटा पोर के थ्रू कंप्लीट किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब जो है हम अगले चैप्टर में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात करेंगे, अगले टॉपिक में। हालांकि इसके पहले जो है आप जो अभी तक मैंने पढ़ाया हुआ है इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लाइफ प्रोसेस का डिफिनीशन, जो मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन है यानी ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, आप इसको तैयार करें। उसके बाद हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को कितने भागों में, उसको जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आप उसको जो है अपना नोट्स तैयार करें, उसको लिखें। और साथ ही साथ जो है स्टोमाटा पोर का डायग्राम यह आप बनाएं और उसमें यह इंडिकेट करें कि कहाँ पे स्टोमेटल पोर है, कहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, कहाँ पर गार्ड सेल है और स्टोमेटल पोर का फंक्शन क्या होता है, यानी वह कब ओपन होता है और कब वह क्लोज होता है। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।